वेलकम टू एसेंट के एकेडमी। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। इस सीरीज का दोस्तों 3 वीडियो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज का ये 4th वीडियो है, सेट 4। ठीक है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि एक क्वेश्चंस में हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं कि एक क्वेश्चंस में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपको ज़रूर कवर हो जाए साथ में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है। साथ ही इसमें आपकी क्लास 6 से जो 12th की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो सारी की सारी आपको इसमें कवर हो रही हैं साथ में। इस सीरीज़ का दोस्तों ये सेट 4 वीडियो है। सेट 3 तक हमने कवर कर चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है दोस्तों, उसे आप ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए डिस्कस करते हैं आज का सेट 4 वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसमें आप ध्यान देना दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्वेश्चंस में ये है कि इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया गया है ताकि आपके एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेट 4 वीडियो के क्वेश्चंस को। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं, पृथ्वी का जो ये वाला हिस्सा होता है ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और ये वाला हिस्सा क्या कहता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। दूसरा कथन कह रहा है, ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों के तापमान इसमें -37 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं। तीसरा कथन कह रहा है, यहाँ ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, रेनडियर पाए जाते हैं। चौथा कथन कह रहा है, अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में के आते ही यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। इन चारों कथन में से दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन इसमें आपके सही हैं दोस्तों। देखिए, इसमें आपको चारों ऑप्शन सही हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष के 6 माह सूर्य नहीं होता है, और 6 माह जो होता है वहाँ पे सूर्योदय नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष के 6 माह सूर्यास्त नहीं होता है। ठीक है, यानी कि 6 महीने के दिन होता है और 6 महीने की रात होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है, इसलिए यह क्षेत्र जो होते हैं वो सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में इनका तापमान जो होता है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ वर्षा के अधिकांश समय में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, रेनडियर, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, सील हो गया, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यह इन क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय भालू का जो शरीर होता है इतनी अच्छी तरह से इनका शीतरोधी होता है कि वह धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। यहाँ की मछलियाँ जो होती हैं, जहाँ की मछलियाँ दोस्तों लंबे समय तक ठंडे जल में रह सकती हैं, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसलिए अनेक प्रकार के पक्षी क्या करते हैं, सर्दियों के आते ही गर्म जगह पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। इसमें आपका चारों ऑप्शन इसमें आपके सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में चारों ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पृथ्वी का जो ये बीच वाला भाग होता है, भूमध्य रेखा जो होती है, इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसी के संदर्भ में हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है, इन क्षेत्रों की जलवायु जो होती है वो सामान्यतः गर्म होती है। दूसरा कथन कह रहा है, इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तीसरा कथन कह रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। तथा चौथा ऑप्शन कह रहा है, लॉयन टेल्ड लंगूर, दाढ़ी वाला ऐप जो होता है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है।
लॉयन टेल्ड लंगूर। इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। इनमें से दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के संदर्भ में चारों कथन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दोस्तों जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी कि पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, यहाँ की जलवायु क्या होती है, गर्म होती है। तो वर्षा भी जो होती है वो अधिक मात्रा में होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों में, अगर भारत की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। यह वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका तथा मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। कि इस क्षेत्र में जो होते हैं वो वर्षा की मात्रा अधिक होती है, गर्मी भी यहाँ पे अधिक होती है। लॉयन टेल्ड लंगूर दाढ़ी वाला ऐप पश्चिमी घाट के वर्षावन में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी चांदी जैसी सफ़ेद अयाल है। ठीक है, लाल नेत्र वाला मेढक, न्यू वर्ल्ड मंकी, टूकन पक्षी, हाथी आदि इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख जंतु हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन आपके सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन एक दिया गया है, गतिशील वायु पवन कहलाती है। कारण उसका दिया गया है, पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर क्या गति करती है। इसमें से बताना है आपको कथन, कौन सा कथन और कारण इसमें आपके सही है। इसमें आपका दोस्तों कथन ए सही है और कथन कारण आर भी सही है। दोनों कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन आर क्या, इसमें कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं, आपको पता है गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। गर्म होने पर वायु क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, ठंडी वायु जो होती है वो नीचे की ओर बैठती है, गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर उठती है। फिर ऊपर जाने पर वायु क्या होती है, ठंडी होने लगती है। जब गर्म वायु ऊपर जाती है तो वो ठंडी होने लगती है। उसके बाद फिर निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु क्या करती, गति करने लगती है। उच्च दाब वाले वायु क्षेत्र से निम्न दाब वायु वाले क्षेत्र में पवन क्या करती, गति करने लगती है। ठीक है, इसलिए आपका कथन ए कथन ए सही हो जाएगा। कारण आर भी सही है, लेकिन कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं सूर्य की अधिकतम ऊष्मा इनको मिलती है। दूसरा कथन कह रहा है 0 से 30 अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु जो होती है वो भूमध्य रेखा की ओर से 30 अक्षांश की पट्टी की ओर गतिशील करती है। तीसरा कथन कह रहा है 30 से 60 अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने पर के कारण पवन का प्रवाह जो होता है वो 60 अक्षांश से 30 अक्षांश की ओर होता है। इन्हीं में से तीनों कथन में से आपको बताना है कौन से कथन दोस्तों आपके सही हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन से कथन आपके सही होंगे। देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, वो सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा होती है बीच वाली, यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है। आपका कथन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। कथन ये कह रहा था भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। ठीक है, ये कथन आपका सही हो जाएगा। अगला कथन कह रहा है, अगला है 0 से 30 अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु क्या करती है, भूमध्य रेखा की ओर गतिशील करती है, ना कि 30 अक्षांश की पट्टी की ओर गति करती है। ध्यान दीजिएगा, 0 से 30 अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु क्या करती है, भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है, ना कि 30 अक्षांश की पट्टी की ओर। ठीक है, इसमें आपको कथन कह रहा था 0 से 30 अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर से
30 अक्षांश की पट्टी की ओर गतिशील करती है। ये आपका कथन गलत है, ये भूमध्य रेखा की ओर गति करती है, ठीक है, ना कि 30 अक्षांश की पट्टी की ओर गति करती है। उसके बाद दोस्तों देखिए, उच्च अक्षांश पर सूर्य की किरणें क्या करती, तिरछी पड़ती हैं। उच्च अक्षांश यानी कि इस क्षेत्रों में, ठीक है, इस क्षेत्रों में वायु की किरणें क्या होंगी, यहाँ पे भूमध्य रेखा पर वायु की किरणें, प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा की तरफ। लेकिन उच्च अक्षांश यानी कि ध्रुवों की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए 30 से 60 के बीच पृथ्वी की जो सतह होती है असमान रूप से गर्म होती है। इस कारण पवन का जो प्रवाह होता है 30 अक्षांश से 60 अक्षांश की ओर होता है। इसलिए कथन आपका 3 भी गलत हो जाएगा। इसमें कथन 3 क्या कह रहा था, 30 से 60 अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 अक्षांश से 30 अक्षांश की ओर होता है। लेकिन जबकि उच्च अक्षांश पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, आपको पता है। इसलिए 30 से 60 के बीच जो पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है, इस कारण पवन का जो प्रवाह होता है 30 से अक्षांश से 60 अक्षांश की ओर होता है, ना कि 60 से 30 अक्षांश की ओर होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था 60 से 30 अक्षांश की ओर होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है 30 से 60 अक्षांश की ओर होता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है, ठीक है। 2 और 3 आपके दोनों गलत हैं। कथन 1 केवल सही है। अगला प्रश्न है, पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक है। पहला कथन कह रहा है, शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा जो होती है स्थल से समुद्र की ओर होती है। ठंड के मौसम में पवन के प्रवाह की जो दिशा होती है वो स्थल से समुद्र की ओर होती है। दूसरा कथन कह रहा है, ग्रीष्मकाल में, गर्मी में पवन जो होते हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तीसरा कथन कह रहा है, समुद्र से आने वाली पवन जो होती है वो अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। इन तीनों कथन में से आपको बताना है कौन से कथन आपके सही हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन से कथन हमारे सही होंगे। देखिए दोस्तों, गर्मियों में स्थलीय क्षेत्र जो होते हैं वो अधिक तेज़ी से गर्म होते हैं, ठीक है। ज़मीन जो होती है वो गर्मी में अधिक तेज़ी से गर्म होती है और अधिकांश समय स्थल का जो ताप होता है वो समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। स्थल के ऊपर की जो वायु होती है वो गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। गर्म वायु हमेशा क्या होती है दोस्तों, ऊपर उठती है। स्थल के ऊपर की जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठने लगती है। इससे पवन जो होते हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती रहती हैं। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा जो होती है वो विपरीत हो जाती है। समुद्र से आने वाली जो पवन होती है उसमें अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। इसलिए इसमें आपके कथन आपके तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 आपके तीनों कथन इसमें आपके सही हैं। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा क्या होती है, स्थल से समुद्र की ओर होती है, ये भी कथन आपका सही है। ग्रीष्मकाल में पवन जो होती है वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, ये भी कथन आपका सही है। समुद्र से आने वाली पवन जो होती है वो अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है, ये भी कथन आपके सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तड़ित झंझावात और चक्रवात। तड़ित झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी के नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है, जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। तड़ित झंझावात यानी कि जो बिजली चमकती है वही चीज़ है। दूसरा कथन कह रहा है, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसमें से बताना है दोस्तों आपको कौन से कथन सही है दोनों में से। चलिए देखते हैं कौन से कथन सही होंगे। देखिए दोस्तों, तड़ित झंझावात जो है भारत जैसे गर्म और आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं, ठीक है, जो बिजली कड़कती रहती है। ताप में वृद्धि के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन क्या होती है, प्रबल होती है। ताप में जैसे जैसे वृद्धि होगी
ठीक उसी प्रकार ऊपर की ओर उठती हुई पवन क्या होगी, प्रबल हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। पवन क्या होते हैं, वायु में पहले से विद्यमान की जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, पवन वायु में पहले से विद्यमान जो जल की बूंदें होती हैं उनको अपने साथ ऊपर की ओर ले जाते हैं, जहाँ पर ताप जो है कम होने के कारण वे क्या होती हैं, जम जाती हैं बादल के रूप में और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। ठीक है, गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से जो ऊपर उठती हैं तो वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, तड़ित होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यही घटना क्या कहलाती है, तड़ित झंझावात कहलाती है। इसलिए कथन एक आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे कह रहा है मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात क्या होते हैं, चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं। इन परिस्थितियों को इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बादल के बनने से पहले जल जो होता है वो वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में बदलती है तो वायुमंडल में ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। वायुमंडल में निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और इससे वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही विनम्र दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु क्या होती है, अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमने लगती हैं, चक्र की तरह। ठीक है, मौसम की इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। चक्रवात ठीक इसी प्रकार से बनता है। इस पॉइंट को आप पढ़ लेना, चक्रवात कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों आपके सही हो जाएंगे। चक्रवात का केंद्र होता है एक शांत क्षेत्र होता है। पहला कथन है वायुमंडल के ऊंचे स्तर पर पानी के नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु क्या होती है, परस्पर उच्च वेग से गति करती हैं, जिससे तड़ित झंझावात उत्पन्न होता है, बिजली कड़कती है जिससे। कथन एक आपका सही है, कथन 2 भी आपके सही है। अगला प्रश्न कह रहा है चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है भारत का पश्चिमी तट जो है चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही के संदर्भ में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। दूसरा कथन कह रहा है अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में इसे टाइफून कहते हैं। इसमें से दोस्तों बताना आपको कौन सा भी कथन सही है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की जो संपूर्ण तटरेखा है, भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी चक्रवातों के संवेदनशील है। ठीक है, परंतु भारत का जो पश्चिमी तट है चक्रवातों की प्रबलता इसमें आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। इसलिए कथन एक आपके गलत हैं। कथन एक कह क्या रहा था, कथन एक कह रहा था भारत का पश्चिमी तट जो होता है वो चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। ये कथन आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि भारत की जो संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट जो होते हैं चक्रवातों के संवेदनशील है, परंतु भारत का जो पश्चिमी तट है वो चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही के संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। ठीक है, इसलिए कथन एक आपका गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है विश्व के विभिन्न भागों में चक्रवात को अलग अलग नामों से जानते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में चक्रवात को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अमेरिकी महाद्वीप में इस चक्रवात को हम हरिकेन कहते हैं, अमेरिकी महाद्वीप में हरिकेन कहा जाता है, जबकि फिलीपींस और जापान में यही चक्रवात क्या कहलाता है, टाइफून कहलाता है। इसलिए कथन 2 आपका क्या है, सही है। कथन 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएंगे, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्या, पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा क्या है, दोमट मृदा होती है, दोमट मिट्टी जिसे कहते हैं। दूसरा कथन कह रहा है दोमट मृदा यानी कि दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता है, दोमट मिट्टी। तीसरा कथन कह रहा है
गाद कणों का अमाप यानी कि साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप से के बीच का होता है। चौथा कथन कह रहा है बलुई मिट्टी होती है वो गेहूँ, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। इन चारों कथन में से आपको बताना है दोस्तों कौन से कथन आपके सही हैं। चलिए देखते हैं कौन से कथन हमारे सही होंगे इसमें। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा क्या होती है? दोमट मृदा होती है। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है। यह दोमट मिट्टी जो होती है वो बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होती है। ठीक है, यह दोमट मिट्टी बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होती है। गाद कणों का अमाप यानी कि जो साइज होता है दोस्तों बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच का होता है। ठीक है, इसलिए कथन 1, 2 और 3 आपके तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों कथन में भी आपको यही कथन का यही शब्द कह रहा था पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी जो क्या होती है? दोमट मिट्टी होती है। ये कथन आपका सही है। दोमट मिट्टी बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है, ये भी सही है आपका। गाद कणों का अमाप जो साइज होता है बालू और चिकनी मिट्टी के बीच के कणों के माप के बीच का होता है, ये भी कथन आपके सही है। अब चौथा कथन आप देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जबकि कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। कपास को हम बलुई दोमट मिट्टी में उगाते हैं और गेहूं, चना और धान उगाने के लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, चिकनी और दोमट मिट्टी की। जबकि कथन में क्या कह रहा था? गेहूं, चना और धान उगाने के लिए बलुई मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ये कथन आपका गलत हो जाएगा। गेहूं, चना और धान उगाने के लिए हम चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी का उपयोग करते हैं, जबकि बलुई मिट्टी का प्रयोग हम कपास उगाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसलिए कथन आपका 4 गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती हैं। कपास के लिए बलुई दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है और पर्याप्त परिमाण में वायु को क्या करती है? धारण कर लेती है। इस प्रकार आपके कथन 1, 2 और 3 सही हैं। कथन 4 आपका गलत हो जाएगा। बलुई मिट्टी के लिए कपास उगाने के लिए करते हैं बलुई मिट्टी का प्रयोग, जबकि गेहूं, चना और धान उगाने के लिए हम दोमट मिट्टी का प्रयोग करते हैं, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें आपके कथन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर वायु जो होती है वो कंपदीप्त सीमर होती है, दिखाई पड़ती है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है? किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु जो होती है कंपदीप होती है, यानी कि इस प्रकार दिखाई देती है, इस प्रकार। ठीक है, कंपन करती हुई। ऐसी निम्नलिखित में से ऐसा प्रक्रिया जो होता है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आपको बताना है। सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर विवर्तन की घटना के कारण, या फिर वायु में जलवाष्प की अधिकता के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा कथन आपका सही होगा। देखिए, गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्प के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्प के कारण ऊपर उठती जलवाष्प जो होती है वायु का अपेक्षाकृत क्या होती है? सघन बना देती है, घनी बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की जो वायु होती है वो क्या होती है? कंपदीप्त प्रतीत होती है हमें। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त होती दिखाई देती है। ऐसा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे हमें उसमें ऐंठन होती है, दर्द का अनुभव होता है, ऐंठन होती है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित हो जाता है? तो हमारी पेशी में जो संचित पदार्थ होता है दोस्तों वो लैक्टिक अम्ल के संचित होने से ऐंठन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत देर तक आयाम करने या फिर तेज़ी से दौड़ने या फिर साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ठीक है, लिमिटेड होती है। हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो लिमिटेड होती है। ऐसी स्थिति में पेशी क्या होती है, पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा को अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। ठीक है, ऊर्जा के अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर ऐंठन से आराम मिलता है हमें, क्योंकि इससे रक्त का संचार बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल के कारण हमें ऐंठन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अंतःश्वासित वायु और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों, अंतःश्वासित वायु में और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है 21% तथा 16% होता है। ऑप्शन नंबर ए। अंतःश्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%, उच्च श्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 16.4%। इसमें देखिए, हम जिस वायु का अंतः शोषण तथा उच्च शोषण करते हैं वह गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, अंतः श्वासित वायु में 21% ऑक्सीजन होती है तथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन कितना होता है 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4.4%। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 21% और 16.4%। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न जंतुओं में शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, भोजन में संचित ऊर्जा जो होती है वो शोषण के समय निर्मुक्त होती है। ठीक है, इसमें ये कहने का मतलब ये है, भोजन में संचित ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो शोषण के माध्यम से ही प्राप्त होती है। दूसरा कथन कह रहा है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय शोषण कहते हैं, यानी कि इसमें दूसरा कथन कह रहा है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ठीक है, तीसरा कथन कह रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को हम वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें से बताना है आप कौन सा कथन आपका सही है। इसमें दोस्तों आपका कथन 1 और कथन 2 आपके सही हैं, कथन 3 आपके गलत है। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का जो उपयोग होता है, ऑक्सीजन का उपयोग दोस्तों करके ग्लूकोज क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जबकि तीसरा कथन कह रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
यहाँ ध्यान देना है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन के विखंडन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय नहीं कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपका कथन 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया वायवीय श्वसन कहलाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन के विखंडन की अवायवीय क्रिया को हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये भी ध्यान देना है, कोशिका के अंदर भोजन क्या होता है, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाते हैं। ठीक है, कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रम कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। इसमें आपका ऑप्शन कथन आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, कथन 3 आपके गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन है केंचुए श्वसन कार्य जो होते हैं वो त्वचा से करते हैं। दूसरा कथन कह रहा है मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से ही श्वसन करते हैं। इनमें से बताना वो सही कथन आपके कौन से हैं। तो इसमें आपके दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की जो त्वचा होती है दोस्तों, स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इनमें से गैसों का आवागमन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। मेढक भी अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। इनकी भी त्वचा क्या होती है, आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या है, पचा हुआ भोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है अपशिष्ट पदार्थ। इन तीनों में से बताना है आपको किस प्रयुक्त में से रक्त जो है किसका या किनका परिसंचरण करता है, किनका नहीं करता है। ठीक है, किसका परिसंचरण करता है इसमें रक्त, इसमें आपको बताना है। देखिए, रक्त वह तरल पदार्थ होता है दोस्तों जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ठीक है, ये पचे हुए भोजन को क्या करता है, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से रक्त जो है वो छोटी आंत से पचे हुए भोजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती हैं। शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं जो अपशिष्ट भोजन के पदार्थ होते हैं उनका भी उत्सर्जन करती हैं। रक्त शरीर में ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। ठीक है, रक्त के इतने कार्य होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, पचे हुए भोजन का परिसंचरण करता है, ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है और अपशिष्ट पदार्थ का परिसंचरण करता है। ठीक है, तीनों कार्य रक्त के माध्यम से होते हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक क्या इसका परिवहन करता है। दूसरा कथन कह रहा है हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इनमें से बताना है दोस्तों आपको कौन सा कथन आपके सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1। ठीक है, कथन 2 आपके गलत हैं, कथन 1 आपका सही है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके क्या करता है, शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को
कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन का प्रदान करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक होता है, ना कि पीले रंग का। कथन में आपको कह रहा था हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे लाल रंग का वर्णक होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही दोस्तों रक्त का रंग हमें क्या होता है, लाल दिखाई पड़ता है। इसलिए कथन 2 गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। कथन इसमें कह रहा था हीमोग्लोबिन का जो लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है, कथन में कह रहा था वो पीले रक्त कणिकाओं से होता था। पीले रंग का नहीं दोस्तों, लाल रंग का होता कणिकाओं। ठीक है। आज के वीडियो में दोस्तों हम इतने ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।